नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो केटरिंग के बिजनेस में हैं, जो ओडीसी मतलब आउटडोर केटरिंग, जो ओडीसी का काम करते हैं या जो इस बिजनेस में जाना चाह रहे हैं। खास करके आप सब के लिए ये वीडियो बनाया गया है क्योंकि जो केटरिंग का मेन्यू होता है उसकी प्राइसिंग अलग तरीके से देखनी पड़ती है, वो आपके नॉर्मल रेस्टोरेंट के जैसा नहीं है। तो चलिए समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट सिस्टमैटिक तरीके से कि अगर आप केटरिंग बिजनेस में हैं तो आपको अपने मेन्यू के प्राइसिंग में क्या देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। चलिए मेरे साथ। तो चलिए समझते हैं केटरिंग के बारे में और केटरिंग की प्राइसिंग के बारे में सब कुछ। सबसे पहले तो ये जानिए कि केटरिंग मेन्यू कितने टाइप के होते हैं। अगर आपने बिजनेस शुरू किया है या आप छोटे केटरर हैं तो आपको बड़ी पार्टीज के पूरे ऑर्डर नहीं मिलेंगे। उसमें क्या होगा, जो भी आपकी स्पेशलिटी है उसके हिसाब से या तो एक दो डिश का ऑर्डर मिलेगा या एक सेक्शन मिलेगा। लेट्स से कि एक शादी की पार्टी है जिसमें चाइनीज़ काउंटर है, पंजाबी काउंटर है, पाव भाजी काउंटर है, चाट काउंटर है और आप चाट वाले हैं, तो आपको क्या होगा कि एक बड़े सेटअप में चाट का काउंटर मिलेगा। आपको पूरा का पूरा मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। आपको फिगर आउट करना है चाट के लिए प्राइसिंग किस तरीके से आप बताएंगे, राइट। सो ये एक तरीके का है जहां पे आपके पास एक छोटा सा स्प्रेड है, आपके पास पूरा स्प्रेड नहीं है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि जैसे कोई रिलीजियस फंक्शन है जहाँ पे उनको स्वीट पैकेट्स मिलने हैं, या कोई बारात वगैरह जैसे जाती है तो बारात जाती है तो पैकेट्स मिलते हैं, फूड पैकेट्स मिलते हैं सबको, या आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया हुआ है तो वहाँ पे सबको एक एक प्लेटर मिलने वाला है। तो ये क्या, एक डिश है, एक कॉम्बो है जो फिक्स्ड है और उसकी आपको 150 प्लेट देनी है, 200 प्लेट देनी है, 400 प्लेट देनी है, या ऐसे प्लेट्स बना के रखनी है, जो आएगा लेता जाएगा। ये अनलिमिटेड केटरिंग से हटके है, करेक्ट। और तीसरा जो हम जानते हैं बेसिक केटरिंग में जो होता है कि एक पूरा का पूरा स्प्रेड है, अनलिमिटेड है, नंबर ऑफ पैक्स कह सकते हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स कह सकते हैं, उस पे पूरी की पूरी बिलिंग डिपेंड करती है हमारी। तो ये तीन तरह के केटरिंग मेन्यू होते हैं। हालांकि प्राइसिंग देखने जाएं तो जो प्लैटर वाला मेन्यू है उसकी प्राइसिंग थोड़े अलग तरीके से होगी, बाकी दोनों की प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट सेम है। प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है। ये तो हो गया हमारा मेन्यू कितने टाइप के होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमर को समझिए। नॉर्मली जब हम लोग प्राइसिंग करते हैं तो प्राइसिंग में क्या करते हैं कि ये मेरा फूड कॉस्ट है, ये मैं टारगेट परसेंटेज फूड कॉस्ट पे बैठा हूँ, इन दोनों को डिवाइड किया, मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। ये होता है रेस्टोरेंट के केस में, ये होता है क्लाउड किचन के केस में। केटरिंग में कैसे होता है? केटरिंग में ऐसा नहीं होता, केटरिंग में उल्टा होता है। आप पहले कस्टमर से पूछते हो कि आपका बजट क्या है, या आप समझने की कोशिश करते हो कि किस प्राइस पॉइंट के अराउंड कस्टमर को सारा का सारा कॉम्बिनेशन चाहिए। अब ये जो थाली है, मान लीजिए एक बेसिक स्प्रेड कह ले, जहाँ रोटी पराठे हैं, चावल है, 2-3 सब्जियां हैं, 1-2 दाल है, दही है, आपका स्वीट है, एक आध पापड़, अचार, चटनी, ये सारी चीज़ें होगी। ये जो एक बेसिक स्प्रेड है मेरा लंच का, डिनर का, ये बेसिक स्प्रेड आपको मार्केट में 200 रुपये में भी मिलेगा, 250 रुपये में भी मिलेगा, 500 रुपये में भी मिलेगा। अब आप कैसे डिसाइड करोगे? आप कह सकते हो क्वालिटी अलग अलग होगी, 200 वाली क्वालिटी अलग होगी, 500 वाली क्वालिटी अलग होगी। बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। और उसके बीच में हर 10-20 रुपए के रेंज पे सेम चीजें क्वालिटी बदलती चली जाएंगी। फूड कॉस्टिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना। मैंने तो सेम डिश 200 से लेकर के 500 तक का पूरा प्राइस बैंड बना दिया। मुझे क्या समझना है? मुझे समझना है कस्टमर कौन सा वाला है। ये जिससे मैं बात कर रहा हूं, ये 200 की प्राइस वाला कस्टमर है, 300 की प्राइस वाला है, या 500 की प्राइस वाला है। उसके हिसाब से मुझे सारी चीजें कस्टमाइज करके देनी है, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा गेम ही कस्टमाइजेशन का है ना। कस्टमर को समझिए। कस्टमर के अंदर दो चीजें समझते हैं, एक कस्टमर का सेगमेंट, दूसरा उसका माइंडसेट।
सेगमेंट का मतलब वो कस्टमर कौन है। वो कस्टमर या तो इंडिविजुअल हो सकता है जो अपने घर के लिए बात कर रहा हो, या एक कॉर्पोरेट हो सकता है, एडमिन वाला हो सकता है जो अपनी कंपनी के फंक्शन के लिए आपसे बात कर रहा हो, राइट। अगर इंडिविजुअल है तो यहाँ पे कैसा होगा वो इंडिविजुअल, या तो वेडिंग के बारे में बात कर रहा है, गेट टुगेदर है, सोसाइटी की फंक्शंस है, या एक घर में छोटी बर्थडे पार्टी है। मैंने इस 4 कैटेगरीज में क्यों रखा, क्योंकि प्राइस का परसेप्शन चारों में अलग अलग है। अगर वेडिंग है तो मेरे दिमाग में कोई और फिगर चल रही है फिक्स प्राइस को लेकर के, गेट टुगेदर है तो फ्रेंड्स के बीच में है, यहाँ पे वही एक मेरा खर्चा है। आप माइंडसेट समझिए कस्टमर का, कस्टमर चाहता क्या है और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है। जब वो मैरिज कर रहा है अपने बेटे का या बेटी का या घर में किसी और का, उसके खर्चे बहुत सारे हैं, उसमें एक खर्चा खाने का है, तो उसकी सोच खाने को लेके अलग होगी। पर जब वो गेट टुगेदर की बात कर रहा है या बर्थडे की बात कर रहा है तो उसके बाकी ज्यादा खर्चे नहीं हैं, बेसिक खर्चा खाने का ही है बस। बर्थडे में क्या होगा, खाने के अलावा थोड़ा बहुत डेकोरेशन होगा, थोड़ा रिटर्न गिफ्ट होगा, दैट्स इट। बट शादी में बाकी खर्चे सिग्निफिकेंट हैं। खाना एक आइटम है पूरी लिस्ट में, यहां वही लिस्ट है, दूसरा कोई आइटम ही नहीं है बर्थडे में या गेट टुगेदर में। और वही आदमी जब सोसाइटी के फंक्शन की बात करता है, सोसाइटी फंक्शन मतलब सोसाइटी का मतलब वो हुआ जो आप रेसिडेंशियल फ्लैट्स में अगर रहते हैं, बड़ा फ्लैट है, एक पूरी सोसाइटी है, 200-250 फ्लैट्स हैं, बहुत सारी फैमिलीज रहती है, एक मैनेजमेंट कमेटी है, दुर्गा पूजा का फंक्शन हुआ, ईद का फंक्शन हुआ, क्रिसमस न्यू ईयर का फंक्शन हुआ, ऐसे जो सोसाइटी वाले फंक्शन होते हैं, वहां जब आदमी आपसे बात कर रहा है तो वो इंडिविजुअल की तरह बात नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली बात कर रहा है आपके साथ कॉर्पोरेट की तरह, जहां उसके पास एक फिक्स्ड बजट है। वो जो बजट होता है वो 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब उसी बजट के अंदर उसको सारी चीजें सेट करनी है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, उसका रेफरेंस समझना बहुत जरूरी है, ताकि आप जब कॉस्टिंग करने बैठे, आप उसको कोटेशन देने बैठे, तो आपको ये चीजें पता हो। ये तो हो गया इंडिविजुअल। अगर वो कॉर्पोरेट है तो कॉर्पोरेट 2 तरह के फंक्शंस के बारे में आपसे बात करेंगे। या तो उनका एक रनिंग कैफेटेरिया है, कैफेटेरिया के बारे में एक बार में आपसे बात नहीं होगी, ये बात होगी एनुअल बेसिस पे। ये बड़ा ऑर्डर होता है, कोटेशन निकलता है, टेंडर होता है, इसका प्रॉपर टेंडर भरना होता है, आपकी हाइजीन क्वालिटीज, आपका ट्रैक रिकॉर्ड, बहुत सारी चीजें चेक होती हैं। मैं उस कैफेटेरिया सेगमेंट में नहीं जा रहा हूं, अभी मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कैफेटेरिया के अलावा जितनी चीजें, कैफेटेरिया के अलावा 2 और रीजंस हैं जिसके लिए कॉर्पोरेट्स आपसे बात करेंगे। एक होगा एम्प्लॉय फंक्शन, जहां पे उसके पास नंबर्स ज्यादा हैं पर बजट की लिमिटेशन है। नंबर्स 2000 भी हो सकते हैं, पर ऐसा भी हो सकता है मेरे पास 50 रुपए का बजट है। क्या आप ना बोलोगे? 50 रुपए का ही बजट है लेकिन 2000 प्लेट जाने वाली है, तो ना तो नहीं बोलोगे ना। 1 लाख की बिलिंग होती है, 1 लाख की बिलिंग को ना कैसे कह सकते हैं? 50 रुपए में क्या देंगे, ये फिगर आउट करना पड़ेगा, ये आपके स्टैंडर्ड मेन्यू में नहीं आता अब, राइट। सो एक होगा ये एम्प्लॉय फंक्शन, जहां पे लार्ज नंबर होगा पर हेड बजट कम होगा। मैंने 30-30 रुपए के बजट पे काम किया है, पर 700 एम्प्लॉय थे, 700 एम्प्लॉय थे, एक छोटा उनको स्नैक्स का प्लेटर देना था 30 रुपए में। वी हैव डन दैट, बट बड़े फिगर्स की बात है, ज्यादा लोग थे वहां पे। दूसरा ऑर्डर होता है कॉर्पोरेट्स में जहां उनके सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व होते हैं। अब मैनेजमेंट काउंसिल की मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, सारे जीएम्स की मीटिंग है, सारे वीपीज की मीटिंग है। यहाँ पे जो एडमिन वाला या जो एचआर वाला आपसे बात कर रहा है या रही है, इसको बजट से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप पर हेड 2000 रुपए का भी बजट बताओ तो भी वो सोचेंगे भी नहीं। यहां पे इनको चाहिए एक्सक्लूसिविटी, यहां पे इनको चाहिए कि नो एडेड शुगर वाले ऑप्शन हैं क्या, ग्लूटेन फ्री ऑप्शन है क्या।
मैं कीटो डाइट का पैकेज दे सकता हूं क्या? मेरे जो बंदे आएंगे सर्विस करने के लिए वो व्हाइट ग्लव सर्विस दे सकते हैं क्या? यहां पे इन चीजों का फर्क पड़ता है। यहां बजट का कोई इश्यू नहीं है। जब एम्प्लॉय फंक्शन होगा तो वहां एक एक रुपए के लिए लड़ाई होगी बजट में। यहां आप जो बिलिंग करना चाहो कर लो। यहां मैटर करता है आप क्या देने वाले हो, आप कितने एक्सक्लूसिव हो। तो ये बैकग्राउंड समझिए पहले। बैकग्राउंड के साथ साथ आता है माइंडसेट। आधी चीजें माइंडसेट के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं यहां पे, पर समझिए कि अगर इंडिविजुअल है तो उसका माइंडसेट कैसा होगा, कॉर्पोरेट है तो उसका माइंडसेट कैसा होगा। उसके डिसीजन मेकिंग के लिए 3 पैरामीटर हैं, वो चाहे इंडिविजुअल हो या कॉर्पोरेट हो। सबसे पहला पैरामीटर, पर हेड कॉस्टिंग कितनी आ रही है। उसको पता भी नहीं कि आप दाल मखनी कैसे बनाते हो, उसको पता भी नहीं है आपकी पनीर बटर मसाला का टेस्ट कैसा होगा आपका, बट वो डिसीजन ले लेगा इस बेसिस पे कि पर हेड टोटल कॉस्टिंग कितनी आ रही है। ये सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन पॉइंट है उसके लिए। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है स्प्रेड। आपने अगर गिनती पूरी कर दी, 25 आइटम है, वो खुश हो जाएगा। आपके 4 आइटम है बट 4 के 4 लाजवाब टेस्ट है, फर्क नहीं पड़ता क्लाइंट को। बिटर ट्रूथ बता रहा हूं इंडस्ट्री की, केटरिंग बिजनेस में आप तो 25 डिश से फर्क पड़ता है, 4 लाजवाब डिशेज से फर्क नहीं पड़ता है। सो स्प्रेड दिखना चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स दिखने चाहिए, वो है डिसीजन पैरामीटर। थर्ड डिसीजन पैरामीटर है ट्रायल रिजल्ट। कोई भी बड़ा ऑर्डर होगा, एक बार कस्टमर आपके पास ट्रायल के लिए आएगा, उस दिन उसको मैनेज कीजिए आप, उस दिन उसको सेटिस्फैक्शन दीजिए टेस्ट में। सो ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले पर हेड प्राइसिंग, दूसरा स्प्रेड, तीसरा ट्रायल का रिजल्ट। वो ट्रायल के लिए जब आपके पास आए तब। अब इन तीनों चीजों के साथ साथ कस्टमर एक माइंडसेट के साथ चलता है, उसको पता होती है ये चीजें। सबसे पहली चीजें जो हम लोग बोलना नहीं चाहते, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट कस्टमर को भी पता होता है, रिटेल टेस्ट और केटरिंग टेस्ट अलग अलग होगा। या बोलो या ना बोलो, कस्टमर को पता है। अगर आप एक रेस्टोरेंट हो जो केटरिंग कर रहे हो, तो कस्टमर्स विल नो दैट आपकी केटरिंग का टेस्ट सेम नहीं होगा रेस्टोरेंट के जितना। और दूसरी चीज जो एक्चुअली हमारे फेवर में आती है, मेनी ऑफ द कस्टमर्स और मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर्स, दे आर विलिंग टू सिट। वो आपके साथ बैठ के नेगोशिएट करने को तैयार है और प्राइस और क्वालिटी के बीच में ट्रेड ऑफ करने के लिए भी तैयार है। प्राइस और क्वालिटी के बीच में ट्रेड ऑफ क्या होता है? आप बोलोगे सर पनीर बटर मसाला है, स्टैंडर्ड जो पनीर बटर मसाला होता है हमारा, उसमें 1 किलो डिश के लिए लेटर से 180 ग्राम पनीर जाता है, तो मेरी कॉस्टिंग ऐसी आती है। आप अगर अग्री करते हो तो वो जो 180 ग्राम पनीर जाता है उसको घटा के मैं 140 ग्राम पनीर कर दूं, तो कॉस्टिंग में 15 रुपए का फर्क आ जाएगा। बेसिक है, प्राइस और क्वालिटी के बीच में ट्रेड ऑफ है कि भाई जो चीज अच्छी क्वालिटी की होगी उसकी प्राइस अच्छी होगी, चीप तो नहीं हो सकती। कस्टमर्स आपके साथ ये डिस्कशन करने को तैयार है, आप इस बात को समझिए। कई बार हम लोग शर्म के मारे या घबराहट के मारे ये मुद्दा ही नहीं छेड़ते, ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं करते क्लाइंट के साथ। हमें करना चाहिए। क्लाइंट मेंटली रेडी है इस बात के लिए, जान लीजिए इसको। आप उसको बोलो कि सर आपका बजट अगर अलाउ नहीं करता है, इसमें मैं 25 रुपए कम कर सकता हूं, ये 3 एडजस्टमेंट लगेंगे, ये 3 एडजस्टमेंट के लिए अप्रूवल देते हो आप, तो मैं ये कर देता हूं। कस्टमर का डिसीजन पॉइंट क्या था? पर हेड प्राइसिंग, स्प्रेड, ट्रायल रिजल्ट। इतना ही है, उससे ज्यादा नहीं है उसका डिसीजन पैरामीटर। समझिए इस बात को, ये अलग गेम है, केटरिंग अलग गेम है, रेस्टोरेंट अलग गेम है। दोनों जगह प्राइसिंग अलग अलग तरीके से होती है, ये ध्यान में रखिए आप। इसके बाद हम लोग आते हैं इंडस्ट्री प्रैक्टिस पे। इंडस्ट्री प्रैक्टिस मतलब मार्केट किस तरीके से चलता है। अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं तो मोस्टली तो आपको पता है मार्केट किस तरीके से चलता है। मैं बस एक आइडिया दे देता हूं। जो रिटेल मार्केट है हमारा,
वो है बर्थडे पार्टीज का, लंच एंड डिनर, गेट टुगेदर, वेडिंग्स। शुरुआत करते हैं बर्थडे से। बर्थडे में अगर आप कोटेशन दे रहे हो, जो नॉर्मल माइंड मेकअप करते हैं लोग, जो नॉर्मल उनका मेंटल प्रिपरेशन होता है, प्राइस बैंड है 150 से 300 के बीच में। 300 से ज्यादा कोई खर्च नहीं करना चाहता बर्थडे के लिए। 150 से नीचे उनको अनएक्सेप्टेबल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स कम हो जाते हैं। आप अगर 150 से 300 के बीच में 3-4 ऑप्शन देते हो तो क्लाइंट के स्वीट स्पॉट को हिट कर रहे हो सीधा। जो लंच डिनर प्राइसेस हैं, लंच डिनर प्राइसेस में रेंज ज्यादा है। 150 की भी रेंज है, 500 की भी रेंज है। आप खेलो इसके अंदर, जितने क्विजीन डाल सकते हो, जितने एक्स्ट्रा आइटम डाल सकते हो। चार्ट काउंटर डाल दिया, प्राइस 50 रुपए बढ़ गई पर प्लेट। स्टार्टर काउंटर डाल दिया, 80 रुपए पर प्लेट, प्राइस बढ़ गई। मैंने साथ में 2 अगर मॉकटेल के ऑप्शन दे दिए, एक वेलकम ड्रिंक का ऑप्शन दे दिया, 30 रुपए पर हेड में बढ़ा सकता हूं प्राइस। खेलो आप, यहां आपके पास बड़ा स्कोप है खेलने का। गेट टुगेदर पार्टीज जो है, गेट टुगेदर पार्टीज में लोग लंच डिनर की जो प्राइसिंग होती है उससे ज्यादा लिबरल होते हैं, वहां खर्चा करते हैं लोग। पर जो वेडिंग्स हैं या लार्ज फंक्शन है, जहां 300 लोगों की बात है, 500 लोगों की बात है, ऐसे जो फंक्शंस हैं, वहां पे दिमाग में एक फिगर सेट कर लो आप, पर डिश 30 रुपए से 40 रुपए के बीच में। ये आपके दिमाग का कॉस्टिंग होना चाहिए। कॉस्टिंग मतलब जो आप कोटेशन दोगे, आपकी फूड कॉस्ट नहीं। अब आप समझो ये चलता कैसे। टोटल 40 डिशेस का स्प्रेड दिया मैंने शादी में, 40 डिशेस का स्प्रेड दिया, तो मेरे दिमाग में 30 रुपए पर डिश मतलब 1200 रुपए पर प्लेट का मैं कोटेशन दे सकता हूं। ये बेसिक रूल ऑफ थंब है जिसको आप ध्यान में रखो। अब वो मैक्सिकन हो या चाइनीज हो या इटालियन हो या चाट हो या डेजर्ट हो या फ्रेश फ्रूट हो या लाइव कुल्फी हो, लाइव जलेबी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिक कैलकुलेशन ये है, जितनी डिशेस हैं उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो, वो होना चाहिए आपका कोटेशन। अब आप बैकएंड पीछे कैलकुलेट करना शुरू करो कि आपकी फूड कॉस्ट क्या है, आपका स्टाफ का खर्चा कितना, सेटअप करने में आपका कितना खर्चा जाएगा, डेकोरेशन में क्या जाएगा, वो आप बैकएंड में कैलकुलेट करते रहो। कस्टमर से आपको यही मिलने वाला है, ये चीजें आप दिमाग में रखो, क्योंकि जो आपका कंपटीशन है वो इसी बेसिस पे कोटेशन देगा क्लाइंट को। करेक्ट। जो कॉर्पोरेट फंक्शंस है, जहां पे आपको एचआर डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट से पेमेंट आ रहा है, वहां पे जो एम्प्लॉय फंक्शंस है, वहां पे बजट हमेशा 100 से नीचे होगा, हमेशा 100 से नीचे होगा। कभी कभार किसी एक्सेप्शनल कैटेगरी में आप घुस गए तो 150 तक जा सकता है बजट, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जनरली 100 से नीचे होगा। ऐसा मैं जो मार्केट प्लेयर्स हैं, जो मैंने देखा है इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से बता रहा हूं। जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, वहां मैंने 5000 पर पर्सन की भी बिलिंग देखी है। 20 ही लोग हैं, बट ये 20 लोग कौन है? वो सीनियर डायरेक्टर्स हैं सारे के सारे। तो वहां 5000 रुपए पर प्लेट की भी ऑप्शन जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सोचता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है, करो वहां पे जो करना है आपको। पर जब लार्ज एम्प्लॉय फंक्शन है तो 100 से नीचे का बजट होगा, दिमाग में रखना। ये तो हो गई हमारी इंडस्ट्री प्रैक्टिसेस। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, प्राइसिंग कैसे डिजाइन करेंगे। ये तो समझ गए, केटरिंग मेन्यू कितने होते हैं, कस्टमर क्या होता है, उसकी सोच कैसे होती है, वो कैसे काम करता है, मार्केट कैसे चलता है, हमें क्या करना है, हम किस तरीके से प्राइस डिजाइन करेंगे, इसका मैं आपको बताता हूं 4 स्टेप का प्रोसेस। प्राइसिंग के बारे में डिटेल जानना है तो हमारा मेन्यू प्राइसिंग डोमिनेशन एक अलग प्रोग्राम है जो हर एक इंडस्ट्री के लिए है। आप रेस्टोरेंट चला रहे हो, क्लाउड किचन चला रहे हो, कैफे है, होम किचन है, केटरिंग बिजनेस है, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। डिटेल्ड 15 स्टेप प्रोसेस है। प्राइसिंग साइकोलॉजी की बात करते हैं, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, लिंक है नीचे, एक बार देख लीजिए। उसके बारे में एक छोटा वेबिनार भी होता है जहां मैं कुछ लाजवाब टिप्स देता हूं आपको, एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग हैक्स देता हूं जो आप अपने बिजनेस में स्ट्रेट अवे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए
इच्छा हो तो एक बार वेबिनार अटेंड करके देखिए, रजिस्ट्रेशन तो कर ही लीजिए वेबिनार में, आइए एक बार देखिए तो सही ये कौन सी दुनिया है, राइट। अब आते हैं वापस हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर में। यहां पे जब हम लोग प्राइसिंग डिजाइन करते हैं तो मैं इसके लिए रेकमेंड करता हूं 4 प्रोसेस। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है, पता कीजिए कस्टमर का टारगेट प्राइस रेंज क्या है। जब आप साड़ी खरीदने जाते हो किसी दुकान में, राइट, सो आई एम नॉट हैविंग एनी जेंडर बायस हियर, सो इफ यू आर अ फीमेल you are going along with the family members, if you are a male you have to go many a times forcefully to purchase साड़ी, right। पर अब जब आप जाते हैं, जो सेल्समैन है साड़ी की दुकान का वो कभी आपसे पूछता नहीं है। कभी कभार उसने गलती से पूछ लिया कि सर आपका बजट क्या है, आप इसको ले लेते हो ईगो पर, आप बताना नहीं चाहते हो। आप आंसर क्या देते हो, आप दिखाओ ना, चलेगा, रेंज का इशू नहीं है, ये आप कहते हो। बट आपके दिमाग में एक प्राइस पॉइंट है, उस सेल्समैन को भी पता है कि आपके दिमाग में प्राइस पॉइंट है और वो जानना चाहता है कि वो प्राइस पॉइंट क्या है। तो 4-5 अलग अलग रेंज की दिखाता है, देखता है किस पे आपकी आंखें ज्यादा टिक रही हैं, वहां से अंदाज लगाता है, वहां से वो अज्यूम करता है कि ये आपका प्राइस बैंड है। वही काम आपको यहां करना है। अगर कॉर्पोरेट है, सोसाइटी है, तब तो आप सीधा पूछ लो सर आपका बजट क्या है। अगर इंडिविजुअल है, शादी की बात हो रही है, गेट टुगेदर की बात हो रही है, बर्थडे की बात हो रही है, तब ये तो नहीं पूछ सकते अच्छा आपकी औकात क्या है बताना जरा, ऑफेंसिव, राइट। फिर तो गया ऑर्डर आपके हाथ से। आप क्या पूछ सकते हो, सर आपके दिमाग में अगर कोई फिक्स्ड प्राइस पॉइंट है तो मैं उसके हिसाब से वर्किंग करके उस प्राइस पॉइंट में भी आपको सारे ऑप्शन दे सकता हूं। अब ये ऑफेंसिव नहीं लगेगा, अब ये ईगो को चोट नहीं करेगा क्लाइंट के। आप अगर ये पूछोगे आपके दिमाग में आपका बजट क्या है या आपका प्राइस पॉइंट क्या है, इनडायरेक्टली आप यही पूछ रहे हो ना आपकी औकात कितने की है। ऐसा नहीं पूछ सकते। क्या पूछ सकते हैं, सर आपके दिमाग में अगर कोई प्राइस है, आपके दिमाग में कोई अगर लिमिट है तो आप मुझे वो बताइए, मैं उसी लिमिट में आपको सारे ऑप्शन करके दूंगा। आप 2 चीजें कम्युनिकेट कर रहे हो, एक तो मैं आपके बजट में आ रहा हूं, दूसरा आपके बजट में मैं ऑप्शन दूंगा आपको। ये क्लाइंट के लिए सेफगार्ड है। उसके बाद क्लाइंट आपसे ओपन अप होता है, उसके बाद क्लाइंट आपसे बात करता है प्राइस की, उससे पहले तक बात नहीं करता है। आपकी कोशिश क्या है, सबसे पहले तो वो टारगेट प्राइस रेंज पता कीजिए, ये एक इंफॉर्मेशन है हमारी। दूसरी इंफॉर्मेशन, फाइंड आउट हिज बेसिक रिक्वायरमेंट। बेसिक रिक्वायरमेंट का मतलब उसके यहां बर्थडे पार्टी है तो 50 बच्चे आ रहे हैं, 10 बड़े होंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है बर्थडे केक, बेसिक रिक्वायरमेंट है कुछ स्नैक्स, फ्रेंच फ्राइज हो जाए, पिज्जा हो जाए, गार्लिक ब्रेड हो जाए, मैगी हो जाए, सैंडविच हो जाए, समोसा हो जाए, नमकीन हो जाए, ऐसा कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट। इंडियन है तो अलग ऑप्शंस होंगे, फास्ट फूड कॉन्टिनेंटल पे जाना है तो अलग ऑप्शंस होंगे, छोटों के लिए अलग ऑप्शंस होंगे, बड़ों के लिए अलग ऑप्शंस होंगे, बट एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। बर्थडे में कुछ चीजें बेसिक हैं, वो होनी चाहिए। अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक तो होना ही चाहिए, केक तो होना ही चाहिए, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। हमने बेसिक रिक्वायरमेंट पता कर ली, मोटा मोटा हमें यह भी पता है कि उसके नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं। अब यहां जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, वो बड़े ध्यान से सुनिए। मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं नंबर ऑफ पर्सन्स इनटू टारगेट प्राइस रेंज। एक आपका बिलिंग फिगर आता है, टोटल बिलिंग, वो देखिए कितना है। हो सकता है पर पर्सन 100 रुपए की बात हो, लेकिन 200 लोग हैं तो 20,000 की बिलिंग हो गई। टोटल लोग अगर 50 हैं तो अब 100 रुपए में नहीं कर पाएंगे, उनको भी पता है। तो 50 से नीचे है तो उनको पता है मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आपके साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होगा वो। अगर 200 लोग हैं तो मार्केट में दुनिया भर के ऑप्शन है उसके पास, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आपको वहां पे पिच करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। आप टोटल बिलिंग पॉसिबिलिटी देखिए, उसके बाद आ जाइए स्टेप नंबर 4 पे,
और उसके लिए जनरेट कीजिए 5 ऑप्शन। 1-2 ऑप्शन नहीं, मुझे पता चल गया उसका टारगेट प्राइस रेंज क्या है, मैं उसको दूंगा 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन ऐसे दूंगा जहां पे मुझे सबके सब नहीं बेचने हैं, मेरा टारगेट उसके अंदर भी 1-2 है, और वो स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगा वो स्ट्रैटेजी क्या है। जो 5 ऑप्शन दूंगा वो प्राइस रेंज लोअर टू हायर के ऑर्डर में जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा। जरूरी नहीं आप इसको ऐसे ही प्रेजेंट करें, आप इसको जैसे मर्जी वैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी डिटेल में सीखना है तो वो मेन्यू प्राइसिंग डोमिनेशन जो मैंने बताया था प्रोग्राम, वो तो है ही है, राइट। पहला ऑप्शन जो होगा उसमें उसने जो बताया बेसिक रिक्वायरमेंट, उसमें एक आध आइटम कम कर दीजिए, समझे आप, स्ट्रैटेजी है। जितनी उसकी बेसिक एक्सपेक्टेशन है उसमें एक आध आइटम कम कर दीजिए। कोटेशन डालिए उसका जो टारगेट प्राइस है, जो आपने अपने आप फिगर आउट किया है। अगर उसका टारगेट प्राइस 200 रुपए है तो इसका कोटेशन रखिए 200 माइनस 10%, दैट इज 180 रुपए, 180 रुपीज। प्रायोरिटी में मैंने लिखा है नो, इसका मतलब मेरी इच्छा इस पैकेज को बेचने की बिल्कुल नहीं है। बात समझिए, मेरी इच्छा इस पैकेज को बेचने की बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने ये ऑप्शन दिया है। अब आ जाइए ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 में जो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जितना उसने बताया है कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो सारा रखिए, करेक्ट। कोटेशन डालिए टारगेट प्राइस माइनस 5%। 200 की अगर टारगेट प्राइस थी तो इसकी प्राइस होगी 190 रुपए। पहले वाले की प्राइस क्या थी, 180 रुपए, वो मुझे बेचना ही नहीं था। इसमें उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी मैंने दी है। प्राइस रखा है टारगेट माइनस 5%, विच इज 190 रुपीज, और ये है मेरी थर्ड प्रायोरिटी। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इसको बेचने की नहीं है, थर्ड प्रायोरिटी है ये। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 3 पे। ऑप्शन नंबर 3 में क्या होगा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें 1-2 आइटम ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और उसका कोटेशन डालिए टारगेट प्राइस प्लस 2%। आई एम वेरी स्पेसिफिक। उधर 5% कम बोला था मैंने, 200 का टारगेट प्राइस है तो मैंने कहा तो उसका प्राइस रखिए 190 रुपए। पहले वाले का प्राइस कितना था, 180, सेकेंड 190, थर्ड प्लस 2% 205। तो एक ऑप्शन मैंने 190 का दिया, जो उसकी बेसिक प्राइस, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है उसमें। थर्ड ऑप्शन मैंने दिया 205 का, जहां पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके अलावा 1-2 और ऑप्शन है, करेक्ट। ये भी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है, ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी है। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, देखते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। मुझे एक्चुअली क्या बेचना है, मुझे एक्चुअली बेचना है ऑप्शन 4, बेसिक रिक्वायरमेंट प्लस 1 सेक्शन। 1 सेक्शन मतलब जो स्टार्टर, सूप, सैलड, बेवरेज, एंट्री, डेजर्ट, ऐसे अलग अलग सेक्शन होते हैं। या अगर क्विजीन वाइज देख लें तो इंडियन, साउथ इंडियन, मोमोज कैटेगरी हो गया, नूडल्स कैटेगरी हो गया, चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, फास्ट फूड हो गया। कोई एक सेक्शन ऐड कर दीजिए, या तो एक सैलड का सेक्शन डाल दीजिए, डेजर्ट का सेक्शन डाल दीजिए, या फिर उसके अंदर 1-2 चाइनीज के आइटम का एक स्टेशन डाल दीजिए। एक सेक्शन ऐड कर दीजिए। इसकी प्राइस होगी टारगेट प्लस 5%, मतलब अगर 200 का टारगेट था तो इसकी प्राइस होगी 210 रुपए। 205 पे भी मैंने उसको एक ऑप्शन दिया था, 210 पे ये ऑप्शन दे रहा हूं। ये है मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी, मैं इसको बेचना चाहता हूं। अगर मैं इसको बेचना चाहता हूं तो फिर मैं ऑप्शन नंबर 5 दे क्यों रहा हूं, ऑप्शन नंबर 5 दे रहा हूं जहां मैं बेसिक रिक्वायरमेंट प्लस 2 सेक्शंस दे रहा हूं और इसकी प्राइस डाल रहा हूं टारगेट प्लस 30%। 200 का टारगेट था तो इसकी प्राइस है 260 रुपए, 260 रुपीज। ऑप्शन नंबर 4 की प्राइसिंग कितनी थी, 210। ऑप्शन नंबर 5 इसीलिए डाला ताकि वो ऑप्शन नंबर 4 चूज करे। जब आप मेन्यू प्राइसिंग डोमिनेशन के डिटेल्ड कोर्स में आएंगे, जब डिटेल प्रोग्राम में आएंगे, तो ये एक प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है
कौन सी स्ट्रैटेजी है ये मैं बताऊंगा उधर, पर यहां पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन नंबर 5 मैंने इसीलिए डाला है ताकि वो ऑप्शन नंबर 4 चूज करे। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है ऑप्शन नंबर 4, जहां पे टारगेट से 5% एक्स्ट्रा रेवेन्यू ले रहा हूं मैं। सेकंड प्रायोरिटी है ऑप्शन नंबर 3, थर्ड प्रायोरिटी है ऑप्शन नंबर 2, और ये ऑप्शन 2 और 4 के बीच में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक है टारगेट -5%, एक है टारगेट +5%। सो 200 का टारगेट है तो 190 से 210 के बीच में ही ऑप्शन दिए मैंने 3। तो 190 भी आया तो भी मुझे नुकसान नहीं है, 210 भी आया तो भी मुझे नुकसान नहीं है, पर ये 190 और 210 के बीच में जो 20 रुपए का गैप है, ये जब 200 लोगों से मल्टीप्लाई होता है तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ जाता है। उसी लिए मैंने 3 अलग अलग ऑप्शन वर्कआउट किए हैं विद इन द क्लोज प्राइस रेंज। समझे? अगर ये माइंड ब्लोइंग आइडिया लगता है आपका तो लिखिए नीचे कमेंट में माइंड ब्लोइंग। इस तरीके से अगर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इस तरीके से अगर कोटेशन बनाएंगे तो ऑर्डर आपके हाथ में आएगा। क्लाइंट आपके साथ बैठ के डिस्कस करेगा, क्लाइंट अप्रिशिएट करेगा इस चीज को कि आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, आप एक सुलझे हुए बिजनेसमैन हो। ऐसे नहीं कि एक पेपर भेज दिया, सर ये मेरा मेन्यू है, ये मेरा प्राइस है, नहीं। ये इंस्टीट्यूशनल बिजनेस है। क्लाइंट अप्रिशिएट करेगा आपको कि आपको नेगोशिएशन आता है, आपको प्राइसिंग आती है, आप सुलझे हुए व्यापारी हो। रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है मार्केट में। ये ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो आपको रिस्पेक्ट दिलाती हैं क्लाइंट के साथ। इतना सब कुछ कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, 5 ऑप्शन मैंने जनरेट कर लिया क्लाइंट के साथ। अब सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं उसको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, सर ये है। कॉर्पोरेट है तो मेल पे मंगाते हैं, मेल भेज देते हैं उनको। सबसे बड़ी गलती वो करते हैं, मत कीजिए। आपकी पहली कोशिश होनी चाहिए फेस टू फेस मीटिंग। क्लाइंट के साथ बैठिए, उसके समय पे जाकर के बैठिए, उसके साथ बैठिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए ये 5 ऑप्शन। ये ऑप्शन एक्सप्लेन कीजिए और साथ में ये भी बताइए उसको, ये ऑप्शन एक्सप्लेन कीजिए क्लाइंट को और साथ में उसको ये भी बताइए कि मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करने को तैयार हूं, अगर हमें कहीं भी कुछ प्लस माइनस करना है, कोई एडजस्टमेंट करना है तो। उसके साथ बैठिए, तब मालूम पड़ेगा क्लाइंट का रिएक्शन क्या है। जनरली क्या होता है, क्लाइंट ने बोला कि अच्छा मुझे भेज दो ना, मैसेज कर दो ना, आपने मैसेज कर दिया एंड देन देयर इज साइलेंस। आपने मैसेज कर दिया तो 70-80% टाइम साइलेंस ही रहेगा। अब साइलेंस जो है ना, ये माइंड गेम है। कौन पहले मुंह खोलता है? आपने अगर पहले मुंह खोला तो क्लाइंट समझ जाएगा आप डेस्परेट हो ऑर्डर के लिए, हेवी नेगोशिएशन होगा, रेट कटिंग होगा, वो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा आपके लिए। मान के चलो आपने मुंह पहले खोला तो क्लाइंट इस बात का पूरा फायदा उठाएगा। क्लाइंट ने पहले मुंह खोला तो आपके लिए एडवांटेज है, आपके लिए एडवांटेज है कि अब क्लाइंट नेगोशिएट नहीं करेगा ज्यादा। ये माइंड गेम चलता है बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन में। आप इसको अवॉइड करो, मत जाओ उस लाइन में। आप सामने सामने बैठ के बोलो। सामने सामने बैठ के जब आप बात करोगे तो क्लाइंट को का फेशियल एक्सप्रेशन जो है, उसकी शक्ल देख के आपको मालूम पड़ जाएगा कि उसको ये प्राइस हिट कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपने एकदम गलत सोच रखा था उसके बजट के बारे में, उसका एक्चुअल बजट कुछ और है। ये जो सारी चीजें आपको मालूम पड़ेगी साथ के साथ, ये जरूरी है। अगर नहीं हो सके तो उसको वीडियो कॉल के लिए पूछिए, आप फोन कॉल के लिए पूछिए। आप कुछ भी पॉसिबल नहीं हो तो आप अपने सारे ऑप्शन एक्सप्लेन करके फोन पे रिकॉर्ड कीजिए, 3 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, और ये वीडियो भेजिए क्लाइंट को। ट्राई दिस चेंज। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं हो तो जो आपके 5 ऑप्शन है ना, उसका वीडियो बना करके क्लाइंट को भेजिए। कॉल आएगा सामने से, लिख के देता हूं, क्योंकि क्लाइंट के लिए भी ये नई चीज है। सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। आप कुछ भी हटके करेंगे, क्लाइंट को अच्छी लगने वाली चीजें करेंगे तो क्लाइंट भी अप्रिशिएट करता है आपको। और आप ये तो कह ही रहे हो ना कि आप बैठना चाहते हो,
प्राइस में एडजस्टमेंट करना है तो आप कर्ज के दे सकते हो। यू वॉन्ट टू सजेस्ट मोर ऑप्शंस टू हिम, ये तो आप कह ही रहे हो सामने से। ये क्लाइंट आपको मौका देगा अगर आप आमने सामने बैठ के बात करोगे तो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आपका बिजनेस अगर नया शुरू हुआ है तो आपको अपनी मार्केटिंग के बारे में नई चीज मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या नई चीज सीखी आपने, लिखिए कमेंट्स में। ऐसे ही नए नए वीडियोस आते रहेंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।